वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 4 नए साझेदार को प्रवेश देने के क्या कारण हैं और क्या उसकी वैधानिक स्थिति है, फर्म में क्या जगह होती है उसकी, कौन कौन से उसको अधिकार दिए जाते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नए साझेदार की वैधानिक स्थिति। नए साझेदार की फर्म में क्या स्थिति होती है, ये साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार एक निश्चित किया गया है कि नए साझेदार की क्या जगह फर्म में होनी चाहिए। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार एक नया साझेदार साझेदारी में शामिल होने के पहले किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि सी ने फर्म में 1 जनवरी 2019 से प्रवेश लिया है, तो 2019 के पहले किए गए कार्यों के लिए वो उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। जिस दिन से उसने फर्म में प्रवेश लिया है उस दिन के बाद से उसके द्वारा या फर्म के द्वारा किए गए कार्यों के लिए वो उत्तरदायी माना जाएगा। उसके पूर्व के कार्यों के लिए उसको उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता। नए साझेदार के प्रवेश के बाद वह फर्म के सभी कार्यों में सहभागी हो जाता है, उसको साझेदार के सारे अधिकार मिल जाते हैं और फर्म के द्वारा किए गए कार्यों के लिए वो उत्तरदायी होता है। यदि समझौते द्वारा उसके कार्यों को सीमित किया गया हो तो उसको अपना कार्य उस सीमा में रहकर करना चाहिए। वैसे तो साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, लेकिन फिर भी अगर साझेदारी संलेख में उसके कार्य की कोई सीमा डिसाइड कर दी गई है कि आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, तो उसको फिर अपनी जो सीमा रेखा है उसी में काम करना है। तो ये थी नए साझेदार की वैधानिक स्थिति, जिसमें सिर्फ उसके द्वारा प्रवेश के बाद किए गए कार्यों के लिए वो उत्तरदायी है, अन्य कार्यों के लिए वो उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अब हम बढ़ेंगे नए साझेदार के अधिकार कि नए साझेदार को क्या क्या अधिकार मिलते हैं। जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसको 2 अधिकार मिलते हैं। नंबर 1, फर्म की संपत्ति में अधिकार। फर्म में साझेदार बन जाने पर उसे फर्म की संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। इस अधिकार को पाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, फर्म में पूंजी लगाना पड़ती है, पूंजी जो उसके हिस्से में आती है। सभी साझेदारों की एक पूंजी निर्धारित कर दी जाती है। उस निर्धारित पूंजी को जब वो लगाता है तो उसे व्यापार की संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार हो जाता है। अब नया साझेदार कितनी पूंजी देगा, कितनी पूंजी लेकर आएगा, ये सभी चीज़ें आपसी समझौते के द्वारा तय की जाती हैं। सेकेंड थिंग उसको मिलती है फर्म के लाभ में अधिकार। जब भी कोई नया साझेदार आता है, पूंजी की राशि लाता है, फर्म में उसको साझेदार बना लिया जाता है, तो नए साझेदार को दूसरा अधिकार मिलता है लाभ पाने का अधिकार। फर्म की लाभ हानि में उसका अधिकार है। नए साझेदार को फर्म के लाभ में हिस्सा देने पर पुराने साझेदार क्या करते हैं, अपने हिस्से का त्याग करते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी, पहले 2 साझेदार थे, तो जो भी लाभ होता था वो ए और बी दोनों बांट लेते थे। अब उन्होंने सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। नए साझेदार के रूप में प्रवेश देने से सी को भी क्या करना पड़ेगा, लाभ का हिस्सा देना पड़ेगा। तो लाभ उसको भी मिलेगा, सी को भी, तो उसके लिए क्या करेंगे, ए और बी अपने हिस्से का त्याग करेंगे। नए साझेदार के लिए पुराने साझेदार जो अपने हिस्से का त्याग करते हैं, उनके त्याग के फलस्वरूप उनको जो प्रतिफल राशि दी जाती है वो ख्याति कहलाती है। मतलब ख्याति की राशि उनको प्रतिफल के रूप में दी जाती है। अब हम बढ़ेंगे नए साझेदार के प्रवेश के फर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला प्रभाव, नई साझेदारी बन जाती है। जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है। पुराना जो साझेदारी संलेख है वो समाप्त हो जाता है और एक नई साझेदारी अस्तित्व में आ जाती है। लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। पहले फर्म का जो लाभ था वो पुराने साझेदारों को मिलता था। अब नए साझेदार के प्रवेश के बाद क्या होता है, नया साझेदार भी लाभ के हिस्से का भागी बन जाता है, तो जिससे लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन हो जाता है।
नया साझेदार पूंजी में अंशदान देता है। जब भी कोई नया साझेदार आता है पूंजी की राशि लेकर आता है, मतलब पूंजी में भी उसका अंशदान हो जाता है। नए साझेदार को फर्म की संपत्ति और दायित्वों में अधिकार मिल जाता है। नया साझेदार दायित्व में भी हिस्सेदार बन जाता है। जिस तरह से उसको संपत्ति में हिस्सा मिलता है उसी तरह से उसको दायित्व का भी हिस्सेदार बनना पड़ता है। नए साझेदार के प्रवेश के समय चिट्ठी में प्रदर्शित संचय, संचित कोष, लाभ हानि इत्यादि का समायोजन किया जाता है। जब भी कोई नया साझेदार आता है तो चिट्ठी में जो पुराना अवितरित लाभ है या कोई संचय दिया गया है तो उसका समायोजन किया जाता है, ताकि नए साझेदार के आने पर चिट्ठी की जो भी स्थिति है वो पूरी क्लियर रहे। संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, जो संपत्तियां व्यापार शुरू करते समय, आज से 5 साल पहले मान लीजिए कंपनी ने व्यापार शुरू किया था, साझेदारी फर्म ने व्यापार शुरू किया था, तो 5 साल पहले जो उसने संपत्तियां लगाई थी जिस मूल्य पर, आफ्टर 5 साल वही तो सब उसकी वैल्यू रही नहीं होगी। कुछ संपत्तियों का मूल्य कम हुआ होगा, कुछ संपत्तियों का मूल्य बढ़ा होगा, तो इसका मूल्यांकन किया जाता है। नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की ख्याति क्या है, फर्म किस पोजीशन में है, इसका भी मूल्यांकन इसमें किया जाता है। तो ये थे नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे कि नए साझेदार के प्रवेश पर हमें क्या क्या चीज़ें करना है, क्या समस्याएं आती हैं हमारे सामने, कौन कौन से समायोजन फर्म को करना पड़ते हैं। तो सबसे पहला समायोजन नए साझेदार की पूंजी। ये डिसाइड करना है कि नए साझेदार की पूंजी क्या होगी, पूंजी का समायोजन कैसे किया जाए। लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन, साझेदारों के लाभ विभाजन का अनुपात बदल जाता है तो उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, क्या नए साझेदार के आने पर पुराने साझेदार अपना अनुपात पहले के समान रखेंगे या फिर उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन आएगा, या दोनों जो पुराने साझेदार हैं नए साझेदार को अपने हिस्से में से कुछ आधा आधा हिस्सा देंगे। ख्याति का उपचार, नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति किस तरह से काम में ली जाएगी, फर्म की ख्याति क्या होगी, उसका मूल्यांकन किस विधि से किया जाएगा। फर्म की संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, जब भी कोई नया साझेदार आता है तो फर्म की जितनी भी विद्यमान संपत्तियां और दायित्व हैं उनको वापस से पुनर्मूल्यांकित करवाया जाता है, ताकि उनकी जो सही स्थिति है वो फर्म को पता लग सके और जो नया साझेदार है उसको भी इसकी जानकारी हो सके। संचित लाभ और सामान्य संचिति, सामान्य हानि का समायोजन, चिट्ठे में जो भी सामान्य लाभ दिया गया है, संचिति दी गई है या कोई कोष दिया गया है उसका उचित समायोजन इसमें होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार पूंजी खातों का समायोजन, अगर ज़रूरत पड़ती है तो पूंजी खातों का समायोजन किया जाता है। पूंजी खातों का समायोजन करने के बाद आधे की राशि की कमी को लाकर या ले जाकर पूरा किया जाता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो साझेदार अपने घर से पूंजी लाएंगे और अगर उनकी पूंजी ज़्यादा है तो उनको पूंजी वापस भी की जा सकती है। नए साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी, कभी कभी नए साझेदार को ये गारंटी दे दी जाती है कि उसको इतना लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ए बी पार्टनर हैं, सी को उन्होंने साझेदार के रूप में प्रवेश दिया और उसको एक गारंटी दे दी कि भाई आपको 10,000 रुपये हर साल लाभ के रूप में मिलेंगे ही मिलेंगे, ताकि उसे किसी तरह का, अगर किसी साल फर्म को लाभ कम होता है तो उसे किसी प्रकार का लॉस ना हो, उसे हानि ना उठाना पड़े। तो ये सब समायोजन है जो हमें नए साझेदार के प्रवेश पर करना है। नए साझेदार की पूंजी, नए साझेदार को फर्म की संपत्तियों में अधिकार मिलता है, फर्म के लाभ में हिस्सा मिलता है। तो फर्म की संपत्तियों में अधिकार पाने के लिए, फर्म के लाभ में अधिकार पाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, पूंजी लगाना पड़ती है। जब वो व्यापार में पूंजी लगाएगा तभी उसको लाभ मिलेगा और सारे अधिकार उसको मिलेंगे। इसे ही नए साझेदार की पूंजी, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कहते हैं। पूंजी की राशि या नया साझेदार, पूंजी की राशि नया साझेदार या तो नगद दे सकता है या फिर संपत्ति के रूप में भी ला सकता है या फिर अंशतः नगद और अंशतः संपत्ति के रूप में। जैसे सी नए साझेदार के रूप में प्रवेश कर रहा है, नए साझेदार के रूप में उसको 50,000 रुपये पूंजी के रूप में लाना है, तो उसमें से वो
चाहे तो 40,000 रुपये नगद लाए और 10,000 की संपत्ति ला सकता है, चाहे तो पूरा 50,000 रुपये नगद ला सकता है वो, और चाहे तो पूरे 50,000 की संपत्ति भी वो व्यापार में लगा सकता है। अगर वो व्यापार में पूंजी नगद के रूप में लाता है, मतलब वो कोई संपत्ति नहीं लेकर आता है, पूरा रुपया कैश लेकर आता है, तो फिर हम क्या एंट्री करेंगे? ऐसी दशा में एंट्री बनेगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट DR। अगर वो नगद लेकर आया है टोटली तो हम कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक के थ्रू उसने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर न्यू पार्टनर की जगह हम उसका नाम लिख सकते हैं, जो भी उसका नाम होगा। जैसे सी है तो टू सीज कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, श्याम है तो टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे हम। इसके बाद जो भी अमाउंट है वो अमाउंट के कॉलम में आ जाएगी, दोनों में डेबिट और क्रेडिट दोनों में सेम। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एज कैपिटल, नए पार्टनर के द्वारा कैपिटल के रूप में कैश लाया गया। तो ये एंट्री थी हमारी जब नया साझेदार पूंजी की राशि नगद लेकर आता है। नगद लाने पर आपको ये एंट्री करना है कैश अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम देखेंगे कि पूंजी संपत्ति और माल के रूप में लेकर आता है। क्या कर रहा है वो? नगद नहीं ला रहा है, कुछ माल है उसके पास, जो साझेदारी फर्म व्यापार करती है उसी से संबंधित माल है उसके पास, और संपत्ति है उसके पास। वो दोनों चीज़ें अगर वो लाता है, नगद रुपया नहीं लाता है, तो ऐसी दशा में देखिए हमें क्या एंट्री करना है? असेट्स अकाउंट DR, जो भी असेट्स वो लेकर आया वो डेबिट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए फर्नीचर लेकर आया तो हम लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट DR। मशीन लेकर आया, मशीनरी अकाउंट DR। बिल्डिंग लाया, बिल्डिंग अकाउंट DR। परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट किसके लिए यूज़ किया है? यहाँ पर माल के लिए। जो भी माल है उसका एक तरह से जो साझेदारी फर्म है वो उसके माल को खरीद रही होती है, ये खरीदार की स्थिति में होती है, और जो नया साझेदार आया वो विक्रेता की स्थिति में होता है। तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। बीइंग असेट्स एंड गुड्स ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी असेट्स और गुड्स है वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये एंट्री थी संपत्ति और माल को लाने की। अब कभी कभी क्या होता है, नया साझेदार अपना स्वयं का पहले से ही व्यापार कर रहा होता है और अपने व्यापार को ही लेकर वो फर्म में प्रवेश करता है। ऐसे में वो अपनी व्यापार की संपत्तियां तो लाता ही लाता है, साथ में क्या करता है? अपने दायित्वों को भी ले आता है वो। तो संपत्तियों को डेबिट करते हैं और दायित्वों को क्रेडिट करते हैं। अंतर की राशि डेबिट आधिक्य होने पर पूंजी मानी जाती है। यदि पूंजी की राशि पूर्व निर्धारित है तो पूंजी की राशि कम पड़ने पर उतनी ही राशि से पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। इसके लिए एंट्री बनेगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमको कब करना है? जब कोई साझेदार अपने व्यापार के साथ, अपने पुराने व्यापार के साथ नए व्यापार में साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, तो वो अपनी संपत्ति और दायित्वों को लेकर आता है। तो संपत्ति और दायित्वों को, संपत्ति को डेबिट करना है आपको और दायित्व को आपको क्रेडिट करना है। और फर्म में प्रवेश लेने पर उसकी जो पूंजी डिसाइड की जाती है, उसकी जो पूंजी निर्धारित की जाती है, उससे हम उसको क्रेडिट कर देंगे, और इन दोनों का जो अंतर रहेगा वो कैश से डेबिट हो जाएगा। उतना अमाउंट उसको नगद राशि के रूप में लाना पड़ेगा। तो ये थी नए साझेदार के पूंजी से संबंधित समायोजन।